सौम्या अब तू भेजा बेटा। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई है उसके अंतर्गत हमने अर्थ की जो लेयर्स है उनको जानने के सोर्सेज और सोर्सेज के बिहाफ पे हम कौन कौन सी लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, उन लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ये सोर्सेज हैं। इसके अलावा वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक ये भी सोर्सेज हैं। इसमें से कुछ डायरेक्टली हैं और कुछ इनडायरेक्टली हैं। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद हम सिस्मिक वेव्स के बारे में बात कर रहे थे, टेम्परेचर वाला हो चुका है। प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत हम भूकंपीय तरंगे जो सबसे बेहतर स्रोत मानी जाती है अर्थ के इंटीरियर पार्ट को जानने में, तो उनकी क्या विशेषताएं रहती हैं। हमने पी, एस और एल वेव्स के बारे में पढ़ा था कि पी और एस वेव जो है, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, ये अर्थ की इंटीरियर वेव्स हैं। और थर्ड वन तो है जो लैंड वेव्स कहलाती हैं, वो अर्थ सरफेस की वेव्स हैं जिसे सरफेस वेव्स कहा जाता है। तो इन सरफेस वेव्स को हमने देखा, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हो चुका है हमारा प्राथमिक तरंगे या विशेषताएं, कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकेंडरी वेव्स भी कंप्लीट हो चुका है और सरफेस वेव भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट जो कल की जो क्लास रही थी उसमें हम शैडो जोन्स के बारे में बात कर रहे थे। शैडो जोन्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर एस का शैडो जोन्स देखें तो एस वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो 103 से लगाकर 103 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र रहता है, जहां पर एस वेव बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होती है, वो आपका एस वेव्स का शैडो जोन कहलाता है। जब पी वेव्स का शैडो जोन कहते हैं वो अलग होता है। अगर पी और एस दोनों ही का आप कह सकते हैं कि पी वेव्स का जो शैडो जोन है, अगर देखें यहाँ पर, तो पी वेव्स का जो शैडो जोन है 103 डिग्री से लगाकर 150 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पी वेव्स का शैडो जोन कहलाता है। यहाँ तक कि हमारे क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रहता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, लेयर सिस्टम है, वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो इसी अर्थ के लेयर सिस्टम को जानने का प्रयास हम करेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो बेसिकली ये चित्र आपके दिमाग में रख लीजिए कि अर्थ के जो सरफेस है उस सरफेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 to 4 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट वन जो है उसका कहलाता है भाग, जिसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आता है आपका मेंटल, और मेंटल के बाद आता है कोर। ये सब डिवीजन आप याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे क्रस्ट कहा जाता है, मिडिल जो पार्ट है उसे मेंटल कहा जाता है, और सबसे इंटीरियर जो पार्ट है उसे कोर या क्रोड कहा जाता है। इसे हिंदी में अगर कहें तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी से कहते हैं। सेकेंड वन जो पार्ट है वो हमारा मेंटल कहलाता है। मेंटल को हिंदी में प्रावार कहते हैं, प्रावार। और सबसे इंटीरियर जो पार्ट है जिसे कोर कहा जाता है, इसे हिंदी में अंतरतम कहा जाता है। इसकी डेप्थ को देखें तो फर्स्ट अर्थ सरफेस से लगाकर 100 किलोमीटर डेप्थ तक का जो हिस्सा है वो हमारा लिथोस्फेयर कहलाता है। यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि लिथोस्फेयर के अंतर्गत कौन कौन सा भाग रहेगा। तो लिथोस्फेयर के लिए अंदर जो भाग रहेगा वो रहेगा क्रस्ट, और अपर मेंटल का जो भाग रहेगा, मेंटल का ऊपरी हिस्सा, तो वो आपके कहलाएगा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बाद में जो हिस्सा आता है उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर जो रहता है वो लगभग कोर मेंटल सीमा 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपके मेंटल पाया जाता है। और इसके बाद जो बाकी का जो हिस्सा है वो कोर के अंतर्गत आता है। कोर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका आउटर कोर जो 5100 किलोमीटर की डेप्थ तक पाया जाता है, और बात करें हम लास्ट वन जो यहाँ से लगाकर पूरा का पूरा लास्ट तक की जो दूरी है वो है आपका 6300 और 71 किलोमीटर। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर ए पर खड़ा हूँ और ए से मुझे बी पर पहुंचना है तो मुझे 6371 किलोमीटर की गहराई को पार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी ए और बी बना देता हूँ, ये हमारा ए है, और अर्थ के बीचों बीच उसका जो केंद्र भाग है वो बी है। यहाँ से लगाकर मुझे यहाँ तक की अगर गहराई तक पहुंचना है तो मुझे 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक जाना पड़ेगा। इसी आधार पर हमारी जो पृथ्वी की जो परतें हैं उन परतों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले ही मैंने कहा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। भूपर्पटी हिंदी में कहेंगे प्रावार, और क्रोड को कहेंगे अंतरतम। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवीजन करना चाहे तो हम अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेंटल का जो डिवाइडेशन है या प्रावार का जो डिवाइडेशन है उसको अपर मेंटल और आउटर मेंटल भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कोर की बात करें तो कोर जो है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा लोअर कोर और एक हो जाएगा अपर कोर। इसी आधार पर अर्थ की जो सरफेस जो है उसे हम जो बांटते हैं तो हम देखें कि सबसे ऊपर का जो भाग है जो अर्थ क्रस्ट कहलाता है या भूपर्पटी, ये ठोस भाग है जो सबसे बाहरी हिस्से में होता है। यानी अर्थ के अबव 100 किलोमीटर की जो डेप्थ तक का जो हिस्सा होता है वो आपके भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। ये काफी ब्रिटल होता है, यानी भंगुर, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसी मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं जो आसानी से टूट सकती है। अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ जो है वह मोटाई यानी गहराई सभी जगह अलग अलग पाई जाती है। अलग अलग पाई जाती है इसका अर्थ ये है कि अगर हम अर्थ के सरफेस को देखें कि हम यहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है, हम जैसे जैसे समुद्र की तट पर जाते हैं आप देखेंगे थोड़ा सा हम गहराई की ओर जाते हैं, फिर और जाएंगे तो और गहराई की ओर जाएंगे। तो यहाँ सर अर्थ के इस हिस्से पर पहुंचते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं वाटर बॉडीज को बना देता हूँ, ये डॉट डॉट लाइन है, ये हमारे
सी लेवल को बता रहा है, तो सी के अंदर इतनी डेप्थ पाई जाती है। तो जमीन का जो हिस्सा है यहाँ पर अगर देखें तो मान लीजिए ये डबल लेयर में बना देता हूँ कि डेप्थ कितनी है। तो ये हमारा हिस्सा है, ये मैं बना देता हूँ, ये हमारा कंटिनेंट है, ये हमारा महाद्वीप है, और ये महासागरों के नीचे पाई जाने वाली तली है। महासागरों के नीचे वाली तली यानी यहाँ पर जो जमीन आती है वो यहाँ पर आती है। अगर हम गहराई की बात करें तो गहराई की तुलना अगर हम बात करें तो इसकी जो गहराई, हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये महाद्वीपों के नीचे तो काफी मोटा है, लेकिन जैसे जैसे हम महासागरों के नीचे जाएंगे इसकी जो गहराई है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि महासागरों के नीचे इसकी जो मोटाई है यानी इसकी जो थिकनेस है महासागरों के नीचे वो कम है। मान लीजिए ये इतनी है, यानी महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम महाद्वीपों के नीचे देखें तो महाद्वीपों के नीचे इसकी जो डेप्थ है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है 30 किलोमीटर। तो अलग अलग डेप्थ अलग अलग हिस्से में पाई जाती है इस भू प्रॉपर्टी की। क्लियर यहाँ तक? बीच में कोई प्रश्न है तो रेज हैंड का एक ऑप्शन है, उसमें आप हाथ ऊंचा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना माइक बंद रखें, स्टार्ट कर रहा है, नहीं तो मैं यहाँ से करूंगा। संतोष, आगे बढ़ते हैं हम। मुख्य पर्वतीय क्षेत्र भागों में इसकी मोटाई और अधिक है, यानी पर्वतीय भागों की बात करें, देखिए ये पर्वत है यहाँ पर, इस चित्र को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो चित्र है इस चित्र में आप देखें कि इसकी जो मोटाई है यहाँ पर काफी अधिक है। चलिए भागों पर देखें, यहाँ पर कम है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर सागर है तो यहाँ पर बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पर्वतीय भाग है उसके नीचे इस क्रस्ट की जो मोटाई है वो सबसे अधिक है पर्वतों के नीचे। मैदानों के नीचे या महाद्वीपीय भागों के नीचे उससे कम है। महासागरों के नीचे केवल 5 किलोमीटर तक की गहराई है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर एक पहाड़ के ऊपर से हम खड्डा खोदते हैं और हम गहराई की तरफ जाते हैं तो हमें क्रस्ट का जो एरिया है उसकी जो सीमा है उसको पार करने में काफी समय लगेगा। लेकिन अगर महासागरों की तली यानी महासागरों का जो पानी है उसके नीचे जो जमीन पाई जाती है उस पर अगर मैं गड्ढा खोदने की कोशिश करूं तो मैं बहुत ही कम दूरी को तय करने के बाद भू प्रॉपर्टी को पार करके दूसरी जो परत है उसमें पहुंच जाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं कि भू प्रॉपर्टी यानी जो क्रस्ट है वो सॉलिड रॉक्स या फिर भारी चट्टानों से बना हुआ है, और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसको हम थोड़ा सा समझ देते हैं कि ये 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर किस प्रकार से होता है। तो अगर हम घन बनाए तो घन में पता है आपको भुजाएं कितनी होती है? घन क्यूब जानते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाता हूँ और इस क्यूब के आधार पर हम समझते हैं कि 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का अर्थ क्या होता है। ये क्यूब है, क्यूब के जो ये जो सीमा है इसका जो फलक है, तो अगर हम कहें कि इसका जो एक फलक है इस वो है प्रति सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का, यानी इसका एक जो फलक है वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का अर्थ होगा 1 सेंटीमीटर इसकी जो भुजाएं हैं वो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर। आपने पासा देखा होगा, जो पासा है वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का होता है, चाहे लूडो में देखा होगा चाहे आपके पास होगा। तो उस पासे का जो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का जो भाग है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 3 ग्राम प्रति
क्यूब सेंटीमीटर, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है उसका जो वजन है वो लगभग 3 ग्राम के पास आसपास होता है, जो कि कम है। ठीक है, अगर हम जैसे बढ़ाएंगे तो हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, तो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ये बढ़कर, अभी हम क्रस्ट की बात करते हैं, तो क्रस्ट में लगभग कितना है 3, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है। 2.7 के बात कर रहे हैं, 2.7 क्रस्ट में। ठीक है, जैसे ही हम मेंटल में जाएंगे ये लगभग 3.5 या 4 तक पहुंच जाता है, तो 4 तक पहुंच जाता है मेंटल में, और जब इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो ये पहुंच जाता है 13 तक। तो हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का एक क्यूब था उसका वजन केवल 3 ग्राम था, वो बढ़कर धीरे धीरे 4 होता है, और लास्ट में इंटीरियर भाग में जाने पर ये 11 हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर जाने की तरफ या उस तरफ जाते हैं तो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट का जो हिस्सा है वहां पर डेंसिटी बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से इसका जो घनत्व है यानी भू प्रॉपर्टी है वो केवल 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। फिर हम कह सकते हैं कि महासागरों के नीचे इसका घनत्व जो है ये एवरेज है, औसत, तो 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास होता है, और ये बेसाल्ट से बनी होती है। अब बेसाल्ट क्या होता है ये भी एक काफी विषय है आपके लिए। बेसाल्ट को मैं आपको समझाऊंगा कि अर्थ का, स्लाइड दूसरी आपके सामने, अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उस इंटीरियर पार्ट में आप देखेंगे कि इग्निस जो रॉक होती है, ये आग्नेय जो चट्टान होती है, उन चट्टानों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। इग्निस रॉक को बेसिकली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बेसाल्ट और दूसरा होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अच्छी तरीके से जानते हैं, ग्रेनाइट जो आपके मकानों में फर्श बनाने में आप प्रयोग में लाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इस चित्र को आप देखेंगे तो चित्र में देखेंगे कि बेसाल्ट, काले रंग की इस प्रकार की जो भारी चट्टानें होती हैं उसे हम बेसाल्ट कहते हैं। ये आपके अर्थ के क्रस्ट वाला जो हिस्सा है ऊपरी भाग में मिलेगा। ये जो ग्रेनाइट होता है जिसमें हल्के से दाने होते हैं, इन दानों को हम क्रिस्टल्स कहते हैं, रवे कहते हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो पाए जाते हैं ये काफी गहराई पर किसी पदार्थ के दबे होने के कारण, जब चट्टान काफी लंबे समय तक दब जाती है तो दबने के बाद इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो इन क्रिस्टल्स की मोटाई अगर अधिक होती है तो उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। अगर दाने बहुत छोटे छोटे से हैं, महीन से हैं, तो उसे हम बेसाल्ट कहते हैं। तो बेसाल्ट वाली जो रॉक्स है वो आपको मिलेगी अर्थ की क्रस्ट वाले भाग में, यानी ऊपरी भाग में आपको बेसाल्ट मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि ये भाग जो है मुख्यतः सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना है। इसका एक केमिकल लेयर सिस्टम है। एडवर्ड स्विस को पढ़ेंगे हम, शायद आपने 12th में पढ़ा होगा। तो एडवर्ड स्विस जो महोदय हैं वो कहते हैं कि जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हम भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहते हैं, इस क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वह सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से हुआ है, और इसी आधार पर उन्होंने पृथ्वी की परतों का एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है, और सबसे ऊपरी इस परत को नाम दिया है सियाल। सियाल SI, यहाँ से फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं, और AL यहाँ से लिया। तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम जैसे पदार्थों से बनी हुई परत को कहा जाता है सियाल। ये वर्गीकरण ये किसने दिया? ये स्वेस ने दिया। आगे हम पढ़ेंगे। एडवर्ड स्वेस ने ये अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसे पृथ्वी की संरचना का रासायनिक कह सकते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की विभिन्न परतें। तो स्वेस जो महोदय हैं उन्होंने ये वर्गीकरण दिया। क्रस्ट जो है वो इस प्रकार से बनी हुई है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। रिपीट कर रहा हूं पूरा। यह सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ये धरातल से लगभग 50 से लगभग 300 किलोमीटर तक, यानी जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं,
लिथोस्फीयर या 100 किलोमीटर, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की बात कही है। भूप्रपट्टी की कहीं पर 100 किलोमीटर की बात करते हैं, लेकिन एडवर्ड स्ट्रेस कहता है कि ये 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। एवरेज इसका जो डेंसिटी है वो 2.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। 2.9 इसका घनत्व डेंसिटी रहता है। तो इस प्रकार से हमारी क्रस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट जो है दूसरी परत जो क्रस्ट के नीचे, यानी सबसे पहले हमने भूप्रपट्टी के ऊपर सबसे पहली परत की बात की, हम अर्थ के इस ऊपरी भाग की बात कर रहे थे, ये हमारा कहलाता है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो दूसरा भाग है, थोड़ा 3D में बना देता हूं मैं। ये तो हो गया हमारी क्रस्ट। ये जो भाग है ये कहलाता है मेंटल, ये कहलाता है क्रस्ट और ये कहलाता है कोर। ठीक है, तो हम मेंटल की बात करते हैं, द मेंटल। ठीक है, भूगर्भ में प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असांतत्य डिसकंटिन्यूटी से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये मोह डिसकंटिन्यूटी क्या है। मोह डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटीज को मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, देखिएगा। तो ये चित्र आपको मिलेगा। सबसे पहले जब मैंने इसको शुरू किया था तब एक चित्र दिखाया था, उसके अंदर आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मिल रहा है मोहो। मोहरविक महोदय थे। मोहरविक महोदय ने इस क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री, यानी जहां पर क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होता है, उसका जो बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र, वहां पर पाई जाती है मोह असंबद्धता। अब मोह असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये काफी बड़ा चैप्टर है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। इसको आप साधारण शब्दों में इतना समझ लीजिए, यह वह भाग है जहां पर चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको जल मंडल और स्थल मंडल का, तो बीच में एक ट्रांजिशनल जोन मैंने बताया था। तो उस ट्रांजिशनल जोन में जैसे आप जल मंडल में जाओगे तो वहां पर आपको मछलियां मिलेगी, आप स्थल मंडल पर जाओगे तो वहां पर आपको बिल्लियां मिलेगी, एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ। और जो बीच का जो चित्र है, जो ट्रांजिशन जोन है, वहां पर ऐसे जीव मिलेंगे जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, अर्थात वहां पर आपको मेंढक मिलेंगे। तो वो जो ट्रांजिशन जोन होता है जहां पर दोनों ही जो क्षेत्र आसपास में या दोनों तरफ पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं मिलती है, वो कहलाता है ट्रांजिशन जोन। तो ऐसा ही ट्रांजिशन जो जोन पाया जाता है वो कहलाता है मोह असांतत्य या मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटीज काफी है, मैं इसको बताऊंगा। ये मोहरविक है, आपका गुटेनबर्ग आएगा, लेहमन आएगा, रैपिटी आएगा और पर्नार्ड आएगा। तो ये डिसकंटिन्यूटीज जो है उसको हम रीड करेंगे। अभी देखो समय मिलता है तो मैं अभी इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम मेंटल को क्लियर करते हैं। तो मोह असांतत्य कहाँ पाया जाता है, मैंने कहा था कि ये आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यानी जहां पर क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होता है, वहां से शुरू होकर ये पाया जाता है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको ये डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो 2900 किलोमीटर यानी ये हो गया आपके 2900 किलोमीटर, यहाँ तक आपका पाया जाता है मेंटल। ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपके मेंटल पाया जाता है। मेंटल और क्रस्ट के बीच में यहाँ पर पाई जाती है डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको कहा जाता है मोहो या मोहरविक। मोहरविक नाम के एक व्यक्ति थे जिसने इस डिसकंटिन्यूटी को खोजा था। अब डिसकंटिन्यूटी को कैसे खोजा था, हमने अर्थक्वेक को पढ़ा, अर्थक्वेक की विभिन्न वेव्स को पढ़ा। तो वेव्स की जो स्पीड है वो काफी चेंजेस आ जाती है, या फिर बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है।
उसके बिहाफ पर पता लगा कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, यानी जैसे चल रही थी वैसे नहीं चल रही है, उसकी चाल में बदलाव आया, तो मोहरविक ने इसे ढूंढा था। इसी प्रकार से यहाँ पर जहां पर मेंटल खत्म होता है और कोर शुरू होता है, वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, उसे हम कहेंगे गुटेनबर्ग। ये आगे आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर आएगा एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा एक आएगा लेहमन डिसकंटिन्यूटी, लेहमन, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगी लेमन आ जाएगी। लेमन के बाद यहाँ पर भी एक कुछ सब डिसकंटिन्यूटीज आएगी, जिसमें एक कॉनराड है और एक है रैपिटी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हो चुका है। मेंटल पर हम पहुंचते हैं, इसे एस्थेनोस्फेयर भी कहा जाता है, दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल का अर्थ होता है कि जैसे लिखा हुआ है एस्थेनोज का अर्थ होता है दुर्बलता, ठीक है। और कहा जाता है कि लगभग 400 किलोमीटर तक ये एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। सबसे ऊपर का जो भाग था वो उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर के ठीक नीचे, लिथोस्फेयर में चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानों के ठीक नीचे एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। तो एस्थेनोस्फेयर जो है वहां पर मेल्टिंग रॉक्स पाई जाती है, यानी चट्टानें जो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकलता है, जिसे हम धरातल के अंदर जब रहता है तब मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही धरातल से बाहर आता है तब हम उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो यही इसी दुर्बलता मंडल या मेंटल से बाहर निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका घनत्व जो है, इसका जो डेंसिटी है वो जो हमारी क्रस्ट है उससे थोड़ा सा अधिक होता है। क्रस्ट का जो डेंसिटी है उससे इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो क्रस्ट का जो डेंसिटी हमने 2.9 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर जिसे कहा था, वो यहाँ पर बढ़कर हो जाता है 4.7, यानी एवरेज 4.7 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर यहाँ पर आपको मिलेगा घनत्व। बात करते हैं इसकी मोटाई की, या इसकी बात करते हैं तो भूपर्पटी यानी हमारा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, मेंटल का ऊपरी हिस्सा, मेंटल पाया जाता है 2900 किलोमीटर तक, लेकिन उसका ऊपरी जो हिस्सा होता है वो लिथोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। लिथोस्फेयर के नीचे क्या आ जाता है, एस्थेनोस्फेयर आ जाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक के बीच पाई जाती है, ठीक है। निचले मेंटल का विस्तार यानी लोअर मेंटल का विस्तार जो एस्थेनोस्फेयर है, जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, कि समाप्त होने के बाद तक रहता है, और ये कहा जाता है ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में कौन सा है, आपका लिथोस्फेयर। दुर्बलता मंडल है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। महासागर की प्रॉपर्टी यानी महासागरों के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है वो, या इसको कह सकते हैं मैग्नीशियम जो मेंटल है, मेंटल के बारे में एडवर्ड स्वेस जो कहते हैं कि ये जो परत है वो किसकी बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, तो इसके सिलिका के फर्स्ट 2 लेटर्स और मैग्नीशियम के लेटर्स को मिलाकर उन्होंने इसका नाम MA लिखा है। ये MG इसका जो शॉर्ट नेम है वो न रखकर उन्होंने MA रखा है, तो इसका जो नाम रखा है सीमा, इसी में पढ़ना पढ़कर इसको सीमा पढ़े। तो सबसे ऊपरी जो परत है वो तो है हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई। सेकंड जो परत है जो मेंटल कहलाता है वो सिलिका तथा मैग्नीशियम की बनी हुई है। इस परत की और क्या विशेषता हो सकती है कि गहराई के बारे में मैंने कहा था, ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास तक की पाई जाती है, ठीक है। और इसमें एडवर्ड स्वेस इसे सीमा के नाम से जानते हैं। तीसरा जो सबसे अंदर का भाग है वो द कोर या क्रोड कहलाता है, ठीक है।
इसके बारे में हमें पता किस प्रकार से चलता है, भूकंपीय तरंगों, क्योंकि भूकंपीय तरंगों में से एक ऐसी तरंग थी जिसे कहा जाता था कि वह जलीय भागों में से नहीं गुजर सकती है। शायद आपको याद होगा उस परत का नाम, उस तरंग का नाम। उस तरंग को कहा जाता है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ऐसी होती हैं जो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। तो जहां जहां से सेकेंडरी वेव्स रिकॉर्ड नहीं हुई, हमने लगाया पता कि वहां पर होगा लिक्विड। तो हमने पता लगाया कि कोड कहाँ पर है और उसकी बनावट किस प्रकार की है। कोड तथा मेंटल की सीमा, जहां पर मेंटल खत्म होता है और कोड शुरू होता है, ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। ठीक है, इसमें से एक होता है आउटर कोर। आउटर कोर जो है, मैंने कहा था लगभग 5100 किलोमीटर की डेप्थ में पाया जाता है। 5100 किलोमीटर तक की डेप्थ तक, 2900 किलोमीटर से लगाकर 5100 किलोमीटर की डेप्थ तक जो पाया जाता है, उसे कहा जाता है आउटर कोर। 5100 किलोमीटर से लगाकर 6371 या 6378 किलोमीटर की जो डेप्थ है, वो हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है इनर कोर। कहा जाता है कि जो आउटर कोर है वो तो है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि यहीं से हमारा लावा निकलता है अर्थ के सरफेस पर ज्वालामुखी के रूप में। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा जो निकलता है इसी 2900 किलोमीटर की गहराई से निकलता है। और जो सबसे इंटीरियर पार्ट है, जो सबसे इनर पार्ट है, जिसे हम इनर कोर कहते हैं, वो ठोस माना जाता है। इसके पीछे कारण है कि वहां पर प्रेशर अधिक होने के कारण वो ठोस रूप में तब्दील हो जाता है। फिर हम इसकी डेंसिटी की बात करें कि इसका जो इनर कोर जो है वो 6378 किलोमीटर तक है, और इसकी जो डेंसिटी सबसे अधिक जो है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पाया जाता है। और इससे पता चलता है कि यहाँ पर भारी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि निकल और लोहे फेरम से बने हुए। तो इसके 2 लेटर्स NiNFAE, तो दोनों को मिलाकर इसका जो नामकरण किया है एडवर्ड स्वेस ने, वो किया है नी। तो इस प्रकार से ये अर्थ की जो लेयर है वो लेयर सिस्टम पाई जाती है, और लेयर सिस्टम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से परतें पाई जाती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कुछ पिक्चर्स हैं तो हम आने वाली क्लासेस में क्लियर करेंगे। और अभी जो बिल्कुल